आज लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां महाकुंभ पर खास वक्तव्य दिया है, क्या कुछ कहा है उन्होंने, चलिए आपको सुनवाते हैं। मैं प्रयागराज में हुए महाकुंभ पर वक्तव्य देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आज मैं इस सदन के माध्यम से कोटि कोटि देशवासियों को नमन करता हूं, जिनकी वजह से महाकुंभ का सफल आयोजन हुआ। महाकुंभ की सफलता में अनेक लोगों का योगदान है। मैं सरकार के, समाज के सभी कर्मयोगियों का अभिनंदन करता हूं। मैं देश भर के श्रद्धालुओं को, यूपी की जनता, विशेष तौर पर प्रयागराज की जनता का। अमेरिका की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और इस दौरान ही प्रधानमंत्री ने उन्हें हाल ही में संपन्न प्रयागराज महाकुंभ से लाए गए गंगाजल से भरा एक कलश भेंट किया। यह मुलाकात भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करने के संदर्भ में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो पीएम ने जहां तुलसी गबार्ड से मुलाकात किया है और साथ ही साथ उन्हें प्रयागराज का जो प्रयागराज महाकुंभ में जो गंगा जल था वो भेंट किया है, क्योंकि वो आस्था का केंद्र है। और साथ ही साथ इस दौरान दोनों ही बड़े नेताओं के बीच तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई और साथ ही तमाम जो राजनीतिक समझौते हैं वो भी तय हुए हैं। दोनों देशों के बीच किस तरीके से जो संबंध है वो और ज्यादा बेहतरीन बनाया जा सके और ज्यादा मजबूत बनाया जा सके, उस पर भी चर्चा हुई। और साथ ही आर्थिक और राजनीतिक तरीके से दोनों देश किस तरीके से मिलकर आगे बढ़ेंगे, दोनों देशों के विकास में ये जो संबंध है दोनों देशों के बीच वो किस तरीके से आगे बढ़ेगा, उसके लिए भी इस दौरान चर्चा की गई। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर हाथ मिलाकर अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे तुलसी गबार्ड से। और ये मुलाकात कई मायनों में खास है, क्योंकि इस दौरान कई ऐसे राजनीतिक समझौते हैं जिस पर इस दौरान सहमति बनी है दोनों देशों के बीच। हालांकि पीएम ने डीएनआई को गंगाजल भेंट किया और साथ ही प्रयागराज महाकुंभ में किस तरीके से एक बड़ा आयोजन किया गया और उस गंगा जल की क्या महत्वता है उसके बारे में भी तुलसी गबार्ड को समझाते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने आज दिल्ली स्थित गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब का दौरा किया और वहां पर मत्था टेका। दोनों ही नेताओं ने गुरुद्वारे में श्रद्धा से सिर झुकाया और सिख समुदाय के साथ सम्मान जताया। इस दौरान उन्होंने भारतीय संस्कृति और धार्मिक एकता का भी संदेश दिया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम लक्सन से मुलाकात करते हुए उन्हें गुरुद्वारा ले जाकर के मत्था टेकते हुए नजर आ रहे हैं, जहां न्यूजीलैंड के पीएम आज 4 से 5 दिवसीय के दौरे पर भारत पहुंचे और इसी दौरान तमाम ऐसे मुलाकातें जो करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो एकता है उसका संदेश देते हुए, उसके बारे में जानकारी देते हुए न्यूजीलैंड के पीएम को नजर आ रहा है। भले ही भारत एक ऐसा देश है जहां पर कई धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन सभी के बीच एकता और सौहार्दपूर्ण का जो व्यवहार है वो देखने को मिलता। भले ही हमारी जो संस्कृति है वो अलग हो और साथ ही साथ हमारा धर्म अलग हो, लेकिन इसके बावजूद हम सभी किस तरीके से एकजुट रहते हैं उसके बारे में प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के पीएम को बताते हुए नजर आए और गुरुद्वारा की आस्था जो है उसके बारे में भी जानकारी देते हुए नजर आए। देख सकते हैं आप कि गुरुद्वारे के जो लोग हैं वो उन्हें
शॉल पहनाकर उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। इस गुरुद्वारे की खासियत बताते हुए भी नजर आ रहे हैं कि आखिर कितने सालों पहले ये गुरुद्वारा निर्माण हुआ, किस तरीके से ये आस्था का केंद्र है। इन सभी चीजों के बारे में प्रधानमंत्री और न्यूजीलैंड के पीएम को जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं। और न्यूजीलैंड के पीएम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भारत की संस्कृति, भारत की एकता, भारत की संप्रभुता के बारे में जानकारी देते हुए भी नजर आए। वही पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के शहडोल के छोटे से गांव में उभरते फुटबॉल खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए उनकी तुलना ब्राजील से करते हुए उन्होंने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया। इसके लिए सीएम मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने एक्स के हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा, मेरी ओर से प्रधानमंत्री जी का सहृदय आभार। आगे लिखा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मध्य प्रदेश से अत्यंत प्रेम है और इसीलिए हम कहते हैं कि एमपी के मन में मोदी है। सुनिए मोदी के मुखिया एमपी के मुखिया ने कैसे पीएम मोदी का आभार जताया है। नरेंद्र मोदी जी का मध्य प्रदेश से अत्यंत प्रेम है। एमपी के मन में मोदी जो हम कहते हैं वो दिखाते हैं कि अभी शहडोल के छोटे से गांव के अंदर फुटबॉल खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए उनकी ब्राजील से तुलना करते हुए उनने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया और मध्य प्रदेश के अंदर के चीता प्रोजेक्ट से लेकर कई प्रोजेक्ट में उनका आशीर्वाद मिला। खास करके नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से उनने मध्य प्रदेश से विश्व में संदेश दिया कि प्राकृतिक संसाधनों का राज्यों की बेहतरी के लिए, देश की बेहतरी के लिए कितना अच्छा प्रबंधन हो सकता है। मैं मान के चलता हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे से जो उनका आशीष हमको मिलता है उस आधार पर मध्य प्रदेश विकास की अपनी गति से दौड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। मैं उनका आशीर्वाद सदैव चाहूंगा। उम्मीद करूंगा सरकार उनके मार्गदर्शन में लगातार चलती रहे। मेरी अपनी ओर से पुनः उनका आभार। बढ़ते अगली खबर की ओर। औरंगजेब की कब्र को हटाने के लिए एक दक्षिणपंथी संगठन द्वारा किए गए जो प्रदर्शन है उसके दौरान ही मुस्लिम समुदाय के पवित्र ग्रंथ को जलाए जाने की अफवाह के बाद मध्य नागपुर में तनाव उत्पन्न हो गया और पुलिस पर पथराव भी किया गया। वही अधिकारियों ने यह भी बताया कि इस दौरान 4 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने चिटसिन पार्क और महल इलाकों में भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे और लाठीचार्ज किया। नागपुर हिंसा के बाद प्रशासन सख्त हुआ है, जिसमें 60 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया और 15 से ज्यादा लोगों को इस दौरान गिरफ्तार किया गया। वही 10 इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात भी लागू कर दिए गए हैं। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि ये अफवाहें हैं, अफवाहों पर विश्वास न करें। नागपुर के महल इलाके में जिस प्रकार से तनाव की स्थिति निर्माण हुई ये बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है, पुलिस पर भी पत्थर फेंके हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं स्वयं इन सारी घटनाओं पर नजर रखकर हूं। मैंने पुलिस कमिश्नर को ये कहा है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो वो उठाए जाए और शांति को बनाया जाए। अगर कोई दंगा करता है, कोई पुलिस पर पत्थर फेंकता है, कोई समाज में तनाव निर्माण करता है, तो ऐसे सभी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और मैं सभी को अपील करता हूं कि नागपुर एक बहुत ही शांति प्रिय इस प्रकार की नगरी है, यहाँ की शांति भंग न हो इस प्रकार से सभी लोगों ने व्यवहार और बर्ताव करना चाहिए। और कोई भी अगर इस प्रकार से तनाव निर्माण करने का प्रयास करेगा तो उसके ऊपर बहुत। वही संभल के नेजा मेला की अनुमति नहीं मिलने पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा हर मिलीजुली संस्कृति और भाईचारे को खत्म कर रही है। मेले में हर धर्म और जाति के लोग एक साथ आते हैं। अगर वे कुंभ की तरफ तारीफ कर सकते हैं तो वो किसी और मेले की तारीफ क्यों नहीं कर सकते। उन्होंने यह भी कहा कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, सारे धर्मों के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, लेकिन भाजपा को यह पसंद नहीं आ रहा। पार्टी हर मिली जुली संस्कृति, हर भाईचारे को और जो हमारे आपस के एक दूसरे के सम्मान करने का तरीका, जो रहने का तरीका है, जहां पर हम एक दूसरे से मिलते हैं, ये मेले क्या होते हैं जहां हम सब धर्म जाति के लोगों को मिलते हैं। अगर वो कुंभ की तारीफ कर सकते हैं तो किसी मेले और की तारीफ क्यों नहीं कर सकते।
तो ये जो संस्कृति है हमारी के मेले होते थे, कार्यक्रम होते थे, आयोजन होते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर के जो रहते थे, वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं आ रहा और ये सब पर्दा डाल। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायकों के लिए 2 दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और साथ ही दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य विधायकों को उनके कार्यों और जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी देना और विधानसभा की कार्यप्रणाली को समझना है। ओम बिरला ने अपने उद्घाटन भाषण में विधायकों को लोकतंत्र की अहमियत और संविधान के प्रति उनकी जो जिम्मेदारी है उसके बारे में बताया। होली के त्योहार जाने के बाद यूपी में फिर से अधिकारियों के लिए जहां ट्रांसफर का जो बात है वो कहा जा रहा, बताते ये चले। दरअसल होली के बाद अधिकारियों का ट्रांसफर का दौर शुरू हो चुका है। जहां कल योगी सरकार ने पहले 17 डीएसपी का ट्रांसफर किया तो उसके बाद देर रात 12 आईपीएस अफसरों को इधर से उधर कर दिया, जिसके सरकार ने सूची जारी की है। बताते ये चले कि 41वें वाहिनी पीएस गाजियाबाद की सेना नायक शालिनी अब डीआईजी पीएस सेक्टर मुरादाबाद होंगी। वही हेमंत कोटियाल को लखनऊ में स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का डीआईजी बनाया गया। स्वप्निल ममगैन को, जो 49वें पीएससी गौतम बुद्ध में तैनात हैं, वही अब डीआईजी पीएससी सेक्टर मेरठ हो गए हैं। तो सभी आईपीएस अफसर 2011 के बैच के बताए जा रहे हैं। इन्हें इसी साल जनवरी में एएसपी से जो डीआईजी पद पर प्रमोट भी किया गया था। योगी सरकार ने प्रमोशन पाने वाले आईपीएस अफसरों को तैनाती भी मिल गई है। 20 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए तो 12 आईपीएस अफसरों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। जो निर्वाचित गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के जो हमारे पदाधिकारी हैं, उन सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि एक नए डायलॉग को स्थापित करने के लिए मीडिया की इस सकारात्मक भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, सरकार आपके साथ खड़ी होगी, क्योंकि वह अंततः समाज से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य इस सरकार का ही कार्य होता है। यह आवश्यक नहीं कि सरकार के एजेंडे के अनुसार आप चले, लेकिन हां, जो भी इस प्रकार की पहल होगी जिससे समाज का कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है, उसमें सरकार की पूरी सकारात्मक भूमिका के साथ सहयोग उन सभी संस्थाओं को और उन सभी संगठनों को प्राप्त होगा जो इस भावना के साथ अपने कार्यक्रम को आगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आज राज्य में ओबीसी समुदाय के लिए शिक्षा, नौकरियों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में 42% आरक्षण सुनिश्चित करने की महत्वपूर्ण घोषणा की है। इस निर्णय से राज्य के ओबीसी समुदाय को रोजगार के अवसरों और शिक्षा क्षेत्र में बेहतर प्रतिनिधित्व मिलेगा। वही मुख्यमंत्री ने इसे सामाजिक समानता की दिशा में एक अहम कदम बताया है और कहा कि यह निर्णय समाज के सभी वर्गों के लिए समावेशी विकास सुनिश्चित करेगा। बीजेपी और शिवसेना के नेताओं ने संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन ने इस कदम को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बताते हुए राज्य सरकार से शीघ्र ही कार्रवाई की अपील भी की है। उनका यह कहना था कि यह कदम मराठा साम्राज्य संभाजी महाराज की गरिमा को बहाल करने के लिए जरूरी है। वही विरोध प्रदर्शन में कई भाजपा और शिवसेना नेता जो थे वो भी उपस्थित हुए थे। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। लगातार जो औरंगजेब की कब्र हटाने की जो मांग थी वो की गई, उसके बाद लगातार ये मुद्दा जो है वो तूल पकड़ता हुआ नजर आया। दो पक्षों में ये मुद्दा तूल पकड़ता हुआ नजर आया। एक समर्थन में थे तो वहीं साथ ही साथ एक जो थे वो विरोध में नजर आए और इसी को लेकर के महाराष्ट्र की सियासत इन दिनों गरमाई हुई है। विधानसभा के बाहर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
हाथों में बैनर लेकर के प्रदर्शन करते हुए दोनों ही जो पार्टी के नेता वो नजर आ रहे हैं। हालांकि लगातार देवेंद्र फडणवीस ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी भी तरह की कोई भी जो अफवाह है उस पर ध्यान ना दे। वही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के मंत्री और बीजेपी प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुळे ने नागपुर के महल इलाके में हालिया तनावपूर्ण स्थिति पर अपनी गहरी चिंता जताई है और कहा कि यह निंदनीय है। उन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी की घटना को गलत बताया है और कहा कि पुलिस कमिश्नर ने कानून बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाने को कहा। फडणवीस ने अपील की कि नागपुर की शांति को भंग न होने दिया जाए और तनाव पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। के महल इलाके में जिस प्रकार से तनाव की स्थिति निर्माण हुई, ये बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है, पुलिस पर भी पत्थर फेंके हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं स्वयं इन सारी घटनाओं पर नजर रखकर हूं। मैंने पुलिस कमिश्नर को ये कहा है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो वो उठाए जाए और शांति को बनाया जाए। अगर कोई दंगा करता है, कोई पुलिस पर पत्थर फेंकता है, कोई समाज में तनाव निर्माण करता है, तो ऐसे सभी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और मैं सभी को अपील करता हूं कि नागपुर एक बहुत ही शांति प्रिय इस प्रकार की नगरी है, यहाँ की शांति भंग न हो इस प्रकार से सभी लोगों ने व्यवहार और बर्ताव करना चाहिए। और कोई भी अगर इस प्रकार से तनाव निर्माण करने का प्रयास करेगा तो उसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नागपुर में जो स्थिति निर्माण हुई है, जिन लोगों ने भी वो स्थिति निर्माण की है उनको कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा पुलिस प्रशासन वहां पर काम कर रहा है, कुछ हमारे पुलिस भाई भी जख्मी हुए हैं, लेकिन माननीय देवेंद्र जी ने, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमने सबने पुलिस को कहा है कि किसी को ना छोड़े, किसी को ना बख्शे और जो भी इसमें होगा उसको ढूंढ के निकाले। और जहां तक नागपुर की जनता का सवाल है, नागपुर की जनता बहुत संवेदनशील है, शांतता प्रिय है। नागपुर की जनता हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब भाई भाई इस नाते से रहते हैं और हमने इस घटना को कभी ऐसा देखा नहीं नागपुर में। लेकिन ये नागपुर में जो समाज में जो स्थिति बनी है, जो बिगड़ी है, ये जो जिन्होंने बिगड़ी है उनको हम छोड़ेंगे नहीं। और पुलिस हमारा पूरा वहां पर कंट्रोल कर चुकी है। मैं नागपुर की जनता को हाथ जोड़ के विनती करता हूं, वहां का एक नागरिक करके भी, कि वहां पे कोई भी तनाव ना बनाए, कोई भी झूठी अफवाहों पे वहां पर ना जाए, झूठी अफवाहों पर वहां पर कुछ भी समाज में आपस में तनाव तैयार ना करे, ऐसी विनती नागपुर की जनता को मैं करता हूं। वही नागपुर में हालिया हिंसा पर केंद्रीय मंत्री और नागपुर से सांसद नितिन गडकरी ने भी बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ अफवाहों के कारण नागपुर में धार्मिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। नागपुर शहर का इतिहास शांति बनाए रखने का है। मैं सभी से अपील करता हूं कि वे अफवाहों पर विश्वास न करें ना और शांति बनाए रखें, सड़कों पर न निकले, कानून व्यवस्था में सहयोग दें। गडकरी ने कहा कि सरकार उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी जो अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं और मुख्यमंत्री को इस स्थिति के बारे में सूचित किया जाएगा। वह उन्होंने नागरिकों से पुलिस प्रशासन का सहयोग करने और शहर में सकारात्मक माहौल बनाए रखने के लिए भी आग्रह किया है। ही अफवा पसरल्यामुळे धार्मिक तणाव निर्माण होण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे। या सर्व परिस्थितीमुळे नागपूरने नेहमी शांततेचा इतिहास हे नागपूरची विशेषता राहिलेली आहे। माझी सर्व बांधवांना विनंती आहे की त्यांनी कुठल्याही प्रकारच्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये, शांतता प्रस्थापित करावी आणि कधीही रस्त्यावर येऊ नये। सगळ्यांनी कायदा आणि व्यवस्थेला सहकार्य करावं आणि सलोख्याचं आणि सौहार्दाचं वातावरण ठेवण्याची नागपूरची जी परंपरा आहे त्या परंपरेनुरूप आपला व्यवहार करावा। ज्या ज्या लोकांनी चुका केल्या असतील किंवा ज्यांनी गैरकायदेशीर कृत्य केले असतील त्यांच्यावर सरकार कारवाई करेल असा विश्वास मी आपल्या सगळ्यांना देतो। माननीय मुख्यमंत्र्यांनाही या संबंधातली सर्व माहिती मिळालेली आहे, त्यामुळे आपण कुठल्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता आपण सगळ्यांनी सहकार्य करावं आणि प्रेमाचं, सौहार्दाचं उत्तम वातावरण ठेवण्याकरता मदत करावी, पोलिसांना मदत करावी
असं माझी आपल्या सगळ्यांना नम्र विनंती आहे. राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज भारत मंडपम की तर्ज पर राजस्थान मंडपम के निर्माण के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की। इस परियोजना का उद्देश्य राज्य की सांस्कृतिक धरोहर और विकास को प्रमोट करना है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यह मंडपम जो है वो राजस्थान की कला, संस्कृति और परंपराओं को प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। बताते चले कि भारत मंडपम जो दिल्ली में बना है और उसी के तर्ज पर राजस्थान मंडपम की जो बात है वो सीएम भजनलाल शर्मा कहते हुए नजर आ रहे हैं। और उनका यह कहना है कि जो राजस्थान की संस्कृति है, जो राजस्थान की जो धर्म है उसके बारे में बताना है और राजस्थान की जो इतिहास है उसके बारे में इस जो राजस्थान मंडपम है उसमें बताएंगे। उसी को लेकर के आज बैठक लेते हुए नजर आए हैं। वही दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने विधायकों के लिए 2 दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम की शुरुआत से पहले दिल्ली विधानसभा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का स्वागत किया। इस कार्यक्रम में दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा, भाजपा सांसद हर्ष मल्होत्रा और कमलजीत सहरावत और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर सभी ने विधायकों के लिए बेहतर कार्यप्रणाली और समर्पण को बढ़ावा पर जोर दिया है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर बोलीविया की विदेश मंत्री सोलिंडा सोसा लुंडा और हंगरी के विदेश मंत्री पीटर सिरजोटा, नॉर्वे के विदेश मंत्री स्पेन बार्थ ईडे और साथ ही आईए के जो महानिदेशक है राफेल मारियानो ग्रॉस राइसिना डायलॉग 2025 के लिए नई दिल्ली पहुंचे। यह संवाद दुनिया भर के नेताओं और विशेषज्ञों के लिए वैश्विक मुद्दों पर चर्चा और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण मंच बन गया है। इन नेताओं के आगमन से भारतीय विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नई दिशा की उम्मीद भी जताई जा रही। वही गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज गोल्डन गुजरात एमएलए क्रिकेट लीग 2.0 के उद्घाटन के मौके पर क्रिकेट खेला। इस आयोजन में राज्य के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के विधायक शामिल हुए, जिन्होंने खेल की भावना का परिचय दिया। मुख्यमंत्री पटेल ने इस लीग को गुजरात में खेल की संस्कृति को बढ़ावा देने और युवाओं को प्रेरित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया है और इस लीग के माध्यम से राज्य में क्रिकेट को एक नया मंच मिल रहा है। वही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से मुलाकात की है। यह बैठक दोनों ही देशों के बीच संबंधों को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से हुई है, जहां राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री लक्सन के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की और दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर भी विचार किया है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में मार्च 2026 तक देश और बस्तर को नक्सलवाद मुक्त करने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि बस्तर में नक्सलियों का आत्मसमर्पण हो रहा और वहां शांति और सद्भावना बनाए रखने के लिए बस्तर ओलंपिक, बस्तर पंडुम जैसे जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही बस्तर में विकास कार्य भी जारी है। वही उप मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गृह मंत्री अमित शाह से नक्सलवाद के मुद्दों पर पुनर्वास नीति पर चर्चा भी किया है। मार्च 2026 तक देश और बस्तर को नक्सलवाद मुक्त बनाने का जो बीड़ा उठाया है प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने, उस दिशा में हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। लगातार नक्सलियों का आत्मसमर्पण हो रहा है। लगातार सरकार ऐसे आत्मसमर्पित जो नक्सली हैं उनके पुनर्वास के लिए काम कर रही है। वहीं लोगों में शांति और सद्भावना बनाने के लिए